Hello guys, welcome to our channel Study Mania platform. So today we will discuss the questions. Okay, so let's start. Torsion resisting capacity of a given RC section. So अगर हमें कोई भी RC सेक्शन का टॉर्शन रेजिस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो वहाँ पे हम कैसे इंक्रीज करेंगे? स्टीरअप्स देके. ओके तो हम जैसे कि शियर टॉर्शन, तो शियर रेजिस्टेंस, टॉर्शन रेजिस्टेंस. अगर हमारा सो हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस, क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, ये सब के बारे में हम सब जानते हैं कि नॉमिनल जो होता है वो जो हमारे बॉडी पे एक्ट करता है, और क्रिटिकल मतलब मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट. तो वैसे ही टॉर्शन के लिए तो अगर शेयर का वैल्यू क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाता है तो हम उस केस में स्टीरअप्स देते हैं. वैसे ही टॉर्शन रेजिस्टिंग कैपेसिटी को अगर इंक्रीज करना होता है तो हमें स्टीरअप्स देना पड़ता है. ठीक है, सो पहला ऑप्शन है डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन स्टीरअप स्पेसिंग. ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर रेजिस्टिंग का कैपेसिटी है वो डिक्रीज होता है विथ डिक्रीजिंग इन स्टीरअप स्पेसिंग. ऐसा तो कुछ है नहीं. ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है गलत. ओके, देन नेक्स्ट इज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडिनल बार्स. ओके, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. देन डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टीरअप एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्टील्स. सो ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि टॉर्शन का रेजिस्टिंग कैपेसिटी को अगर इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टीरअप को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन स्टीरअप एंड लॉन्गिट्यूडिनल बार्स. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. ओके, देन नेक्स्ट, if the nominal shear stress tau v at a section does not exceeds the permissible shear stress tau c. तो हमें पता है कि टाउ सी जो होता है वो परमिजिबल, मतलब इससे ज़्यादा शियर स्ट्रेस हमारे बॉडी पे नहीं आना चाहिए, और नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो कि हमारे बॉडी पे एक्ट करता है. ठीक है, तो अगर हमारा जो टाउ सी है, टाउ सी जो परमिजिबल है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर टाउ बी का वैल्यू इससे कम है तो हम सेफ रीजन में है, तो वो सेफ्टी है. तो वहाँ पे सिरप्स एक्चुअली नहीं दे, मतलब आई मीन कि हम ये हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि टाउ सी का वैल्यू से अगर टाउ वी इंक्रीज हो गया, सॉरी मतलब कि टाउ वी जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है जो कि बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो क्रिटिकल से ज़्यादा है, तो उस केस में हम शियर देते हैं. बट अगर ऐसा हुआ टाउ वी का जो वैल्यू जो एक्ट कर रहा है बॉडी पे वो परमिसिबल से कम है, ठीक है, परमिसिबल जितना होता है उससे कम है, तो वहाँ पे स्टीरअप्स देने की ज़रूरत नहीं होता. लेकिन हम क्या करते हैं, अपने सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है कि थोड़ा स्टीरअप्स दे देते हैं. ठीक है, सो दे देते हैं तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज स्टिल प्रोवाइडेड थोड़ा, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो भी ये मतलब मीन्स लिमिट स्टेट मेथड में हम यही पढ़ते हैं कि हम जितने भी लोड आते हैं बॉडी पे उससे ज़्यादा लोड को लेके कैलकुलेट करते हैं, ताकि फ्यूचर में ज़्यादा भी लोड आए तो हमारा स्ट्रक्चर कैरी कर ले. राइट, सो इसलिए अगर फ्यूचर में ऐसा कोई भी सिचुएशन आया तो वो कैरी कर लेगा, तो स्टिल मिनिमम रेनफोर्समेंट provided. Okay, then next, in limit state design permissible bond stress in case of deformed bars is more than in plain bar. तो होता क्या है, अब मान लो बॉन्ड स्ट्रेस. ओके, बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? अभी देखो, जैसे कि ये कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ स्टील के बार डाला, तो ये दोनों, ठीक है, ये स्टील का बार है. ओके, सो अब ये दोनों के बीच में कुछ स्ट्रेस डेवलप होते हैं, एक दूसरे के साथ लगेंगे तो ये दोनों के फ्रिक्शन की वजह से कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, उसे बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस. ठीक है, अब देखो प्लेन होगा तो बॉन्ड स्ट्रेस जितना डेवलप होगा अगर डिफॉर्म बार आ जाएगा, ठीक है, अगर उस जगह में डिफॉर्म बार आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस क्या होगा, और तेज बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग वहाँ पे ज़्यादा अच्छा से हो जाएगा, और बॉन्डिंग अच्छा होने की वजह से स्ट्रेसेस भी वैसे ही डेवलप्ड हो जाते हैं. तो 60% जो है ना यहाँ पे डेवलप्ड हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ द डिफॉर्म बार. ठीक है, जितना हमारा प्लेन बार में स्ट्रेस होता है, प्लेन बार में उससे 60% ज़्यादा. ओके, मोर देन 60% ऑफ द प्लेन बार. ओके, देन shear span is defined as the zone where, तो shear span कब बोलते हैं? जब shear
का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। शियर फोर्स का जब हम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ऐसा बीम होता है वहाँ जहाँ पे शियर का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। तो शियर का जो वैल्यू कांस्टेंट होता है तभी हमारा उसी स्पान को हम बोलते हैं शियर स्पान। वैसे ही जब बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं प्योर बेंडिंग। ठीक है, जहाँ पे प्योर बेंडिंग, और प्योर बेंडिंग कब होता है? जब शियर फोर्स का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट लाना है तो यहाँ पे और मैक्सिमम होता है तो यहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू 0 होगा और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तब हम बोलते हैं वो प्योर बेंडिंग है। वैसे ही शियर स्पैन कब बोलेंगे? जब शियर का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देन मैच दी फॉलोइंग, मैच दी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। ओके, सबसे पहला है बॉन्ड स्ट्रेस। तो बॉन्ड स्ट्रेस के साथ हमारा शियर स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस मैच होगा। थर्मल स्ट्रेसेस के साथ होगा, अब देखो थर्मल स्ट्रेस के साथ है लीनियर स्ट्रेसेस। ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा। अब हुप स्ट्रेस के बारे में हमें पता है, हुप स्ट्रेस जो होता है वो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेसेस होता है। ओके, और टॉर्शनल स्ट्रेसेस क्या होता है? टॉर्शनल स्ट्रेस जो होता है वो 0 हमेशा सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन में टॉर्शन का वैल्यू, क्योंकि देखो टॉर्शन में क्या होता है कि कुछ चीज़ को हम मोड़ते हैं, ठीक है, वो कुछ मतलब जो ऐसे रॉड है वो जब हम उसे मरोड़ते हैं तो टॉर्शन क्रिएट होता है, वो रॉड ऐसे कुछ मुड़ जाता है। तो ये जो होता है ना वो एक्सट्रीम सरफेस पे ज़्यादातर इफेक्ट होता है, मतलब कि वहाँ पे मैक्सिमम होता है, लेकिन टॉर्शन का वैल्यू जो सेंटर पे होता है वो 0 होता है। ठीक है, सो इसका 4, इसका 3, इसका 2 एंड इसका 1। ओके, तो देखो थर्मल स्ट्रेस के बारे में अगर देखें तो थर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होगा? जब हमारा फ्री स्ट्रेस मतलब कि लेंथ जो है फ्री लेंथ के लिए रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कि जो लेंथ है रॉड जो भी एक्सपैंड हो रहा है उसके लिए लेंथ जो है वो फ्री लेंथ, मतलब कि उसका लेंथ को एक्सपैंड करने के लिए प्रॉपर जो स्पेस नहीं है उसके लिए रेस्ट्रिक्ट करा जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा? थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे वहाँ पे, और थर्मल स्ट्रेसेस जो जनरेट होंगे वो ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्री लेंथ क्रिएट होंगे। सो लीनियर विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन द टेम्परेचर। तो ये जो थर्मल स्ट्रेसेस होते हैं ये लीनियर होते हैं, किसके साथ? विद द चेंज इन द टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन C will be correct. Okay, then consider the following statements. Bar that extend into a simple support must be able to develop their full strength at a designated point L so that their movement capacity is more than the bending moment at that point. The clauses of the code require that sigma s is equal to 0.87 sigma sy. So LD, okay, so LD का वैल्यू ये है, ठीक है। उसके बाद हम जब वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा, क्योंकि एल डी का वैल्यू हमें पता है, एल डी का वैल्यू इतना होता है, और इसके बदले जब हमने ये पुट करा तो ये भी सही हो गया, ठीक है। और फाई का जो वैल्यू होता है ये हम इतना रखते हैं, ठीक है। कोडल प्रोविजंस है तो यहाँ पे तीनों का तीनों करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देन while checking shear resistance of reinforcement concrete for limit state of collapse as per IS 456, which one of the following nominal shear stress recommendation is to be adhered to? So हमें पता है shear force is equal to stress by area, shear force is equal to stress। तो अगर हमें shear stress का वैल्यू निकालना है, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है, तो शेयर स्ट्रेस अब वो बोल रखा है विच आर द फॉलोइंग नॉमिनल शेयर स्ट्रेस रिकमेंडेशन। सो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो हमें शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कैसे निकालना है? नॉर्मली बी यू बाई बी डी, क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो वी यू जो होता है वो शेयर फोर्स होता है और एरिया के लिए बी डी होता है। तो अगर हम मॉस में शेयर स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो वेरियस बॉडी के लिए वेरियस शेयर स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस बोल रखा है कि उनकी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस रिकमेंडेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में ही शेयर जाता है, राइट। शेयर, टॉर्शन, ये सारे कोलैप्स में जाते हैं, जहाँ की लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन में क्या जाते हैं? क्रैकिंग जाते हैं। उसके बाद शेयर स्ट्रेस ऑफ सर्विसेबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में हमारा डिफ्लेक्शन जाता है, कंक्रीट जाता है, ठीक है। लेकिन कोलैप्स में शेयर, टॉर्शन ये सब जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोलैप्स में जो शेयर का वैल्यू होगा, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू होगा, वी नो दैट शेयर फोर्स बाय
BD, उसके साथ कोई भी नंबर ऐड नहीं करते हैं, 2 या 0.5 ऐसा कुछ भी ऐड नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फोर्स बाय एरिया होगा। The chances of diagonal tension cracks in RCC member reduce with, तो अभी बोल रहा है कि हमारे आरसीसी में क्या होता है, डायगोनल टेंशन क्रिएट होते हैं, डायगोनल टेंशन क्रैक्स होता है। वो जो डायगोनल टेंशन क्रैक्स होता है वो कैसे रिड्यूस हो सकता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो है ए, ठीक है। तो अभी ये ए कैसे हुआ, तो हमें एक फॉर्मूला आता है, टाउ सी मैक्स इज इक्वल टू 0.6, एक मिनट, सॉरी, हाँ, टाउ सी इज इक्वल टू 0.3765 रूट ओवर ऑफ एफ सी के, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से ये पता चल रहा है जो टाउ सी होता है, क्रिटिकल शियर स्ट्रेस जो होता है, वो कुछ एफ सी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हाँ, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी इसीलिए जैसे एरिया ऑफ दी शियर एनफोर्समेंट अगर लार्ज है, मान लो शियर एनफोर्समेंट का जो एरिया है वो लार्ज है, तो फेल्यूर जो ऑकर होता है ड्यू टू शियर कंप्रेशन फेल्यूर, ओके, वहाँ पे कंप्रेशन। तो यहाँ पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करा है और उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें टिक करना है, ओके। सो एक्सियल कंप्रेशन एंड शियर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली। अगर हमें डायगोनल टेंशन को रोकना है तो उस वक्त एक्सियल कंप्रेशन एंड शियर फोर्स जो होगा वो साइमल्टेनियसली एक्ट करना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। तो बात यह है कि जब हमारा शियर एनफोर्समेंट का एरिया बहुत ज़्यादा है मान लो, तो क्या होता है, जो फेल्योर ऑकर होता है वो एक्चुअली शियर कंप्रेशन के वजह से ही होता है, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो बीम है वो क्या करे, फेल्यूर ना हो। इसीलिए फेल्यूर नहीं होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शियर फोर्स और कंप्रेशन, शियर कंप्रेशन जो होता है एक्सियल कंप्रेशन, उसे हमें साइमल्टेनियसली एक्ट करवाना पड़ता है। एक्ट करवाने के लिए क्या किया जाता है, शियर एनफोर्समेंट एरिया को सही से रखना चाहिए, जिसकी वजह से शियर फोर्स एंड एक्सियल कंप्रेशन जो है वो साइमल्टेनियसली एक्ट कर सके, ओके। ये बात का ध्यान रखना है कि आरसीसी में अगर हमारे आरसीसी सेक्शन में डायगोनल टेंशन क्रैक्स हो रहा है तो उसे रोकने के लिए हम मतलब उसे रिड्यूस अगर करना है तो एक्सियल कंप्रेशन एंड शियर फोर्स एक्ट करना चाहिए साइमल्टेनियसली, ओके। देन the maximum permissible shear stress tau c max given in BIS 456 1978 is based on, so ये किस पे, टाउ सी मैक्स जो है वो किस पे बेस्ड है, ये बात बताना है। तो तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन दी diagonal compression failure, okay। obviously जो टाउ सी हाँ, तो वो जो ये जो टाउ सी मैक्स है वो डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर पे बेस्ड है। कैसे, जैसे कि मैंने कहा टाउ सी मैक्स, ओके, इज इक्वल टू 0.6375 रूट ओवर ऑफ एफ सी के। सो ये जो टाउ सी मैक्स है वो एफ सी के साथ एफ सी के ऊपर बेस्ड है। तो ये फॉर्मूला हमें कुछ याद रखना पड़ेगा कि 0.6375 मल्टीप्लाई बाय रूट ओवर ऑफ एफ सी के इज इक्वल टू टाउ सी मैक्स। सो यहाँ पे टाउ सी मैक्स का वैल्यू जो होगा वो बेस्ड होगा डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर, ठीक है। तो डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर का मैंने बात अभी बोला कि अगर हमारा रेनफोर्समेंट का एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो फेल्योर क्रिएट होगा वो कंप्रेशन के वजह से क्रिएट होगा, ओके। इस क्वेश्चन में और एक कॉन्सेप्ट को देख लेना चाहिए कि अगर हमारा शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है ना, तो वो बोल रखा है कि शियर स्ट्रेंथ अगर हमें वो बोल रखा है कि डायगोनल टेंशन क्रैक्स इन आरसीसी मेंबर रिड्यूस कैसे होगा। अभी देखो, अगर हमारा
शियर स्ट्रेंथ जो होगा आरसीसी सेक्शन का, अगर वो शियर स्ट्रेंथ सही होगा उसका, तो डायगोनल टेंशन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उसका शियर स्ट्रेंथ है। क्योंकि डायगोनल टेंशन जो क्रिएट होता है क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि शियर स्ट्रेसेस की वजह से क्रिएट होता है, राइट। तो अगर शियर स्ट्रेंथ मेंबर का नहीं है तो क्या होगा, डायगोनल टेंशन क्रिएट होगा ही होगा। अगर हमारा शियर स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है वो सही है, शियर स्ट्रेंथ है कि वो शियर स्ट्रेस जितना भी आ रहा है उसको रेजिस्ट कर सके, ये तो ऑब्वियसली हमारा डायगोनल टेंशन नहीं क्रिएट नहीं होगा। तो एक्चुअली जो शियर स्ट्रेंथ जो इंक्रीज होगा ओनली ऑन ड्यू टू दी कॉम्प्रेशन, एक्सियल कॉम्प्रेशन के वजह से ही क्रिएट होता है, ठीक है। इसीलिए हमारा एक्सियल कॉम्प्रेशन एक्चुअली जो हमारा शियर स्ट्रेंथ होता है सेक्शन में, शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ जो इंक्रीज होता है वो ओनली ऑन किसके वजह से होता है, वो कॉम्प्रेशन, एक्सियल कॉम्प्रेशन के वजह से होता है। तो अगर हमारे आरसीसी सेक्शन पे एक्सियल कॉम्प्रेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सियल कॉम्प्रेशन आने का मतलब क्या है कि हमारा शियर स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो ही हमारा डायगोनल टेंशन क्रिएट होगा, सॉरी डायगोनल क्रैक्स नहीं होगा। शियर स्ट्रेंथ अगर ठीक है बॉडी का तो उसमें डायगोनल टेंशन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है, हमें याद रखना है कि शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है ओनली ऑन किसके वजह से, एक्सियल कॉम्प्रेशन फोर्स के वजह से। तो एक्सियल कॉम्प्रेशन फोर्स अगर बॉडी पे आता है तो शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। इसीलिए हमें तो अगर डायगोनल टेंशन को रिड्यूस करना है तो शियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, और शियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो हमें एक्सियल कॉम्प्रेशन को भी साइमल्टेनियसली एक्ट करवाना होगा। तो वही ऑप्शन में दे रखा है कि एक्ट एक्सियल कॉम्प्रेशन एंड शियर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, ओके। देन नेक्स्ट वन इज डायगोनल टेंशन reinforcement is provided in a beam as। तो डायगोनल टेंशन को रोकने के लिए क्या देते हैं हम, स्टीरअप देते हैं, बेंट अप बार देते हैं, स्टीरअप या बेंट अप बार्स देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीरअप का कोई भी जिक्र नहीं है, बेंट अप बार्स के बारे में बता रखा है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ओके। एंड हियर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये इसके साथ वो रिलेशन है ना, तो टाउसी मैक्स इज इक्वल टू 0.6375 रूट ओवर एफ सी के, ओके। देन minimum shear reinforcement is provided to resist the force at the center, resist the force on act of accidental torsion, arrest the longitudinal cracks on both side faces due to shrinkage and temperature variations, resist shear in concrete developing an account of। तो अब देखो, रेजिस्ट शियर फोर्स एट द सपोर्ट, शियर एनफोर्समेंट ओनली सपोर्ट के लिए तो प्रोवाइड हम नहीं कर सकते। देखो मिडिल पे भी आएगा, सेंटर पे आएगा, लेकिन कम आएगा। लेकिन स्टीरअप्स शियर एनफोर्समेंट हम सेंटर पे भी प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट पे भी। फ़र्क इतना रहता है कि सपोर्ट में जो स्पेसिंग होता है वो थोड़ा कम होता है, और यहाँ पे जो स्पेसिंग होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, यही होता है। उसके बाद रेजिस्ट शियर ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंटल टॉर्शन, ये तो बिल्कुल भी नहीं। अरेस्ट द लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स, ओके। शियर एनफोर्समेंट क्या करता है, लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स को रेजिस्ट करता है ऑन साइड फेस ड्यू टू श्रिंकेज एंड टेम्परेचर वेरिएशन, ओके। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ओके। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।